नमस्कार, स्टेट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरुआत करते हैं झारखंड से। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र सोमवार को शुरू हो गया है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले स्पीकर कक्ष में प्रोटेम स्पीकर प्रो स्टीफन मरांडी का सीएम हेमंत सोरेन ने अभिवादन किया। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रोटेम स्पीकर का अभिवादन किया। दिन के 11:15 में सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सत्र के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने 80 नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। सबसे पहले मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। इसके बाद नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली। स्टीफन मरांडी मंगलवार को शपथ लेंगे। स्टीफन मरांडी ने सबसे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री और बरहेट विधायक हेमंत सोरेन को शपथ दिलाई। इसके बाद 80 विधायकों ने झारखंड विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। झारखंड के बेरमो में सोने चांदी ज्वेलर्स में बीते रात चोरों ने करीब लाखों की ज्वेलरी शटर तोड़कर चोरी कर ली। ज्वेलर्स दुकान के संचालक वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि करीब 2 किलो चांदी के आभूषण चोरों ने चोरी कर लिए हैं। सुबह लोगों को इसकी जानकारी मिली और इसकी सूचना वीरेंद्र कुमार वर्मा को दी गई। वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बेरमो थाना को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। बोकारो से डॉग स्क्वाड शॉन न्यूटन के द्वारा चोर को खोजा जा रहा है। पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। उधर बीती रात सर्वेश्वरी इंटरप्राइज कंपनी के कार्यालय के समीप खड़ी बाइक की चोरी अज्ञात चोरों ने कर ली है। फुसरो जैना मोड़ मुख्य सड़क का किनारे घनी आबादी के बीच चोरी होना कई तरह से सवाल खड़े कर रहा है। आपको बता दें कि झारखंड के बेरमो में सोना चांदी ज्वेलर्स में बीते रात चोरों ने करीब लाखों की ज्वेलरी शटर का ताला तोड़कर चोरी कर ली है और ज्वेलर्स दुकान के संचालक वीरेंद्र कुमार ने बताया कि करीब 2 किलो चांदी के आभूषण चोरों ने चोरी कर लिए हैं। सुबह लोगों को इसकी जानकारी मिली और इसकी सूचना वीरेंद्र कुमार तक पहुंची। वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बेरमो थाना को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। बोकारो से डॉग स्क्वाड शॉन न्यूटन के द्वारा चोर को खोजा जा रहा है। वहीं पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। उधर बीती रात सर्वेश्वरी इंटरप्राइज कंपनी के कार्यालय के समीप खड़ी बाइक की चोरी अज्ञात चोरों ने कर ली है। फुसरो जाना मोड़ मुख्य सड़क किनारे घनी आबादी के बीच चोरी होना कोई आम बात नहीं है और इस तरह की चोरी पर बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। देवघर के मधुपुर थाना क्षेत्र और करो थाना क्षेत्र में रविवार देर शाम गोलीबारी और बम फेंकने की घटना सामने आई है, जिसके बाद मधुपुर के एसडीपीओ और स्थानीय थाना प्रभारी ने मौके स्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच की है। घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि रविवार की देर शाम अचानक एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर 3 अज्ञात लोग आए और लखनऊ मोहल्ला में बम फेंकने लगे। लखनऊ मोहल्ला के निवासियों ने बताया कि स्थानीय लोगों ने जब इसका विरोध किया तो बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने गोली मारने की धमकी दी। इसके अलावा करौ थाना क्षेत्र में भी गोलीबारी की घटना हुई। लगातार 2 जगहों पर भी गोलीबारी और बमबाजी से स्थानीय लोग डरे हुए हैं और मोहल्ले में कड़ी सुरक्षा मुहैया कराने की मांग कर रहे हैं। वहीं पूरे मामले पर देवघर पुलिस के प्रवक्ता सह सीसीआर डीएसपी लक्ष्मण प्रसाद ने बताया कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। स्थानीय पुलिस की टीम हर जगह पर छापेमारी कर अपराधियों को पकड़ने के प्रयास में जुट गई है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद मधुपुर में कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसको लेकर स्थानीय नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बात करते हैं बिहार की। बिहार के मुख्यमंत्री सह कुलाधिपति बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय नीतीश कुमार ने सोमवार को बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। समारोह में मुख्यमंत्री ने इंजीनियरिंग परीक्षा में अव्वल आने वाले छात्र छात्राओं को डिग्री, मेडल और लैपटॉप प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया।
विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा तैयार की गई विभागीय उपलब्धियों पर आधारित लघु फिल्म मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदर्शित की गई। मुख्यमंत्री ने बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय की पुस्तक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में आयोजित दीक्षांत समारोह में विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की सचिव डॉक्टर प्रतिमा ने मुख्यमंत्री को पौधा और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम के अंत में सम्मानित होने वाले छात्र छात्राओं ने मुख्यमंत्री के साथ सामूहिक तस्वीरें खिंचवाई। मुख्यमंत्री ने सम्मानित होने वाले छात्रों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। गौरतलब है कि बिहार सरकार के 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत सभी जिलों में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना कराई गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह परिकल्पना थी कि राज्य में अलग से एक स्वतंत्र अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए ताकि पठन पाठन का सत्र नियमित रूप से होने के साथ साथ तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार हो सके। इसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। कैमूर जिले के दुर्गावती जीटी रोड पर शनिवार की शाम कर्मनाशा पावर ग्रिड के पास उत्पाद विभाग और शराब तस्करों के बीच हुई हिंसक झड़प और फायरिंग की घटना के मामले में 10 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है, तो वहीं 30 से 40 अज्ञात लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। इस मामले में एक्साइज विभाग के सहायक अवर निरीक्षक रामचंद्र प्रसाद की लिखी शिकायत पर दुर्गावती थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। लिखित आवेदन में बताया गया है कि शनिवार को चिपली पोखरा पावर ग्रिड के समीप उत्पाद विभाग पुलिस बल के साथ शराब की जांच कर रही थी। तभी एक बाइक पर सवार 2 लोग आए और एक्साइज विभाग की टीम को शराब जांच करने से मना करने लगे। इसके बाद 10 मिनट के अंतराल पर कई गाड़ियां में 20 से 25 की संख्या में लोग आए। हाथ में पिस्टल लहराते हुए हाथ में लाठी डंडे से एक्साइज विभाग की गाड़ी का शीशा तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया। मना करने पर एक्साइज विभाग के कर्मियों पर जानलेवा हमला करने लगे। इसी बीच मद निषेध टीम को बचाने के लिए 2 राउंड फायरिंग करनी पड़ी। आपको बता दें कि कैमूर जिले के दुर्गावती जीटी रोड पर शनिवार की शाम कर्मनशा पावर ग्रिड के पास उत्पाद विभाग और शराब तस्करों के बीच हुई हिंसक झड़प और फायरिंग की घटना के मामले में 10 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है, तो वहीं 30 से 40 अज्ञात लोगों पर भी केस दर्ज हुआ है। इस मामले में एक्साइज विभाग के सहायक अवर निरीक्षक रामचंद्र प्रसाद की लिखी शिकायत पर दुर्गावती थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। लिखित आवेदन में बताया गया है कि शनिवार को चिपली पोखरा पावर ग्रिड के समीप उत्पाद विभाग पुलिस बल के साथ शराब की जांच कर रही थी। तभी एक बाइक पर सवार 2 लोग आए और एक्साइज टीम की शराब जांच करने से मना करने लगे। इसके बाद 10 मिनट के अंतराल पर कई गाड़ियों से 20-25 की संख्या में लोग आए। हाथ में पिस्टल लहराते हुए हाथ में लाठी डंडे से एक्साइज विभाग की गाड़ी का शीशा तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया। मना करने पर एक्साइज विभाग के कर्मियों पर जानलेवा हमला करने लगे। इसी बीच मद निषेध टीम को बचाने के लिए 2 राउंड फायरिंग भी करनी पड़ी। बात करते हैं हरियाणा के करनाल की। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पीएम मोदी ने सोमवार को पानीपत से बीमा सखी योजना की शुरुआत की। वहीं हरियाणा के सीएम नायाब सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पानीपत से बेटी बचाओ का अभियान शुरुआत की थी, जिससे लाखों बेटियों की जान बची और आज बीमा सखी योजना से लाखों महिलाओं को रोजगार मिलेगा और वे सशक्त होंगी। किसानों के मुद्दे पर सीएम ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने लगातार किसानों को मजबूत करने का काम किया है। पहली सरकार है जिसने किसान के लिए कोई कदम उठाया है। किसान सम्मान निधि देने और फसलों पर एमएसपी देने का काम सरकार ने किया है। सीएम नायाब सैनी ने
रोहतक में पुलिस और बदमाशों के बीच सुबह करीब 3 बजे मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोलियां लगी हैं। घायल बदमाशों के नाम राहुल और जसबीर हैं, जिन्हें इलाज के लिए रोहतक पीजीआई में भर्ती करवाया गया है। किलोई में आए बारातियों में 2 लोगों पर फायरिंग हुई है। इसमें एक की मौत के इसमें दोनों बदमाश शामिल हैं। आपको बता दें कि रोहतक में पुलिस और बदमाशों के बीच सुबह करीब 3:30 बजे मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोलियां लगी हैं। घायल बदमाशों के नाम राहुल और जसबीर बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए रोहतक पीजीआई में भर्ती करवाया गया है। किलोई में आए बारातियों में 2 लोगों पर फायरिंग में एक की मौत पर केस दोनों बदमाश शामिल हैं। आपको बता दें कि पुलिस और बदमाशों के बीच रोहतक में सुबह करीब 3 बजे एक गंभीर मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोलियां भी लगी हैं। घायल बदमाशों को इलाज के लिए रोहतक पीजीआई में भर्ती करवाया गया है। किलोई में आए बारातियों में 2 लोगों पर फायरिंग हुई है, जिनमें से एक की मौत के केस में दोनों बदमाश शामिल थे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं उस जगह को जहां पर मुठभेड़ हुई थी। बात करते हैं पंजाब की। मोगा पुलिस शहर में हो रही स्नैचिंग की वारदातों को रोकने के लिए लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। इसी के तहत सोमवार को मोगा शहर के अलग अलग हिस्सों की नाकेबंदी कर चेकिंग अभियान चलाया गया और शहर में आने वाले मोटरसाइकिल 4 पहिया वाहनों की जांच की गई। पुलिस ने बिना नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल और मॉडिफाइड साइलेंसर वाले बाइक को रोककर जांच की और इन मोटरसाइकिलों के चालान किए। वहीं कई मोटरसाइकिलों को जब्त किया गया। ट्रैफिक अधिकारी मलकीत सिंह ने कहा कि शहर में हो रही वारदातों को रोकने के लिए यह अभियान पूरे शहर में लगातार चलाया जा रहा है और शहर में आने वाले संदिग्ध लोगों की तलाशी भी ली जा रही है। यह मुहिम लगातार जारी रहेगी ताकि अपराधी तत्व किसी घटना को अंजाम न दे सके। आपको बता दें कि पंजाब के मोगा पुलिस शहर में हो रही स्नैचिंग की वारदातों को रोकने के लिए लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। इसी के तहत सोमवार को मोगा शहर के अलग अलग हिस्सों की नाकेबंदी कर चेकिंग अभियान चलाया गया और शहर में आने वाले मोटरसाइकिल 4 पहिया वाहनों की जांच की गई। पुलिस ने बिना नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल और मॉडिफाइड साइलेंसर वाले बाइक को रोककर जांच की और इन मोटरसाइकिलों के चालान भी किए गए। वहीं कई मोटरसाइकिलों को जब्त भी किया गया। ट्रैफिक अधिकारी मलकीत सिंह ने कहा कि शहर में हो रही वारदातों को रोकने के लिए यह अभियान पूरे शहर में लगातार चलाया जा रहा है और शहर में आने वाले संदिग्ध लोगों की तलाशी भी ली जा रही है। यह मुहिम लगातार जारी रहेगी ताकि अपराधी किसी घटना को अंजाम न दे सके। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। रायपुर में साइंस कॉलेज यूथ हब को लेकर पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने भारतीय जनता पार्टी की साय सरकार पर कड़ा प्रहार किया है और कहा कि बीजेपी सरकार बनने के साथ रोजगार छीनने का काम और जो लोग काम धंधा कर रहे थे उनके पूरे परिवार को बेघर करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह साइंस कॉलेज यूथ हब 8 से 9 करोड़ की लागत से बनी सरकार की योजना थी। स्मार्ट सिटी की योजना थी जिसको इम्प्लीमेंट सरकार के अधिकारियों ने किया, जिसमें किसी भी प्रकार का विवाद नहीं, बल्कि जो रायपुर पश्चिम के विधायक हैं उनकी एक जिद के कारण, उनकी हठधर्मिता के कारण और उनके अड़ियल रवैये के कारण वो बहुत सारी जगहों पर बड़ी बड़ी इमारतें बनवाकर अपनी जिद के आड़े सब कुछ ध्वस्त करने और उजाड़ने का काम बखूबी करते हैं। उपाध्याय ने कहा कि लगभग
साल डेढ़ साल से इस यूथ हब में स्टॉलों का संचालन हो रहा है, जबकि इसको लेकर राजेश मूड़त जी द्वारा पूर्व में अफवाह फैलाया गया कि इसके खुलने से अपराध को बढ़ावा मिलेगा, नशे के कारोबार बढ़ेंगे, चाकूबाजी और हत्या बलात्कार जैसी घटनाएं होंगी। लेकिन यूथ हब के प्रारंभ से लेकर अब तक उस पर किसी भी प्रकार का अपराध नहीं हुआ है। इसकी जानकारी संबंधित थाने में जाकर ली जा सकती है और वहीं वर्तमान में लोगों को वहां रोजगार मिल गया है तो बीजेपी को तकलीफ हो रही है। उपाध्याय ने कहा कि आज उस यूथ हब में मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सुबह और शाम के खाने का इंतजाम हो पा रहा है और गरीब परिवार के लोग कर्ज लेकर उसका संचालन कर रहे हैं तथा अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन परिवारों के साथ इसको तोड़ने जैसे फैसले लेना अनुचित होगा। कोरबा में सिविल लाइन में स्कूटी सवार युवक ने पैदल चल रहे एक व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लिया। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम रघुवीर कौशिक था, जो मूल रूप से जांजगीर जिले के अकलतरा क्षेत्र का निवासी था। वहीं हादसे को अंजाम देने वाले व्यक्ति का नाम गंगाराम है, जो लालघाट बस्ती का निवासी है। इस दुर्घटना में स्कूटी सवार भी घायल हो गया है। मृतक एक कंपनी में ट्रक चालक का काम करता है। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के जेवर में बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट की सफल लैंडिंग हो चुकी है। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से इंडिगो का एक विमान नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। यह लैंडिंग पूरी तरह से सफल रही। विमान की लैंडिंग सोमवार दोपहर 1 से 2 बजे के बीच हुई। आज लैंडिंग करने वाली फ्लाइट में कोई यात्री नहीं थे। इस दौरान विमान में सिर्फ चालक दल के सदस्य ही मौजूद थे। जेवर एयरपोर्ट के रनवे को काफी खास तरह से स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक एयरपोर्ट अथॉरिटी के सहयोग से बनाया गया है। जेवर एयरपोर्ट का रनवे करीब 3.9 किलोमीटर लंबा है। इसे 10 से 28 तक की संख्याएं दी गई हैं। विमान दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद 10 मिनट में जेवर एयरपोर्ट पहुंचा। जेवर एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले विमान आसमान में ही लगभग 1.5 से 2 घंटे तक चक्कर लगाता रहा। जेवर एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले विमान के पायलट और एटीसी के बीच बारीकी से ध्यान रखा गया। सभी तरह की सुरक्षा जांच के बाद हरी झंडी मिलने पर रनवे पर विमान ने लैंड किया। आज का ट्रायल सफर हो चुका है। ऐसे में अब पूरी संभावना है कि अप्रैल से जेवर एयरपोर्ट को कमर्शियल उड़ानों के लिए खोल दिया जाएगा। 17 अप्रैल 2025 से कमर्शियल फ्लाइट शुरू करने की डेडलाइन रखी गई है। जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास 3 साल पहले 25 नवंबर 2021 को किया गया था और इसे रिकॉर्ड समय में बनाने का लक्ष्य रखा गया था। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उत्तर प्रदेश सरकार से 40 साल के लिए कॉन्सेशन करार हुआ है, जो 1 अक्टूबर 2021 से शुरू हो चुका है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भारतीय संस्कृति से जुड़ी कला को दर्शाने का भी भरपूर प्रयास किया जा रहा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को भारत को जानने और समझने की रुचि बढ़ेगी। विभागीय समीक्षा करने यूपी के झांसी पहुंचे कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा, जब से समाजवादी पार्टी की लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटें आई हैं, तब से सपा ने प्रदेश में दंगा करना शुरू कर दिया है, वरना यहां हिंदू मुस्लिम मिलकर शांति से रह रहे थे। उन्होंने कहा कि हम भेदभाव नहीं करते, हम मुस्लिम बस्ती में पक्के मकान बनवाए हैं। उन्होंने कहा, सपा को नोटिस करने की जरूरत नहीं, उनके सरकार में अत्याचार और भ्रष्टाचार चरम पर था। सपाई तब डीआईजी को सिपाही समझते थे, अब बीजेपी सरकार में वही लोग सिपाही को डीआईजी समझते हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा, योगी जी के बटेंगे तो कटेंगे नारे की ही देन है कि हमारा यहाँ सब मिलकर शांति से रह रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की रामपुर कर्मभूमि है। वह अपने 2 दिवसीय दौरे पर यहां पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने बांग्लादेश हिंसा, डीएनए जैसे मुद्दे पर विरोधियों पर निशाना साधा है।
वहीं अपने वक्तव्य से सीएम योगी को क्लीन चिट तक दे डाली। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सांप्रदायिक फसाद में सियासी मफाद तलाश रहे साजिशी सिंडिकेट के सांप्रदायिक संक्रमण से समाज को सावधान रहना होगा। नकवी ने कहा कि सांप्रदायिक उन्माद की आफत को सामाजिक सद्भाव की ताकत से परास्त कर मुल्क मानवता को महफूज और मजबूत करना वक्त की जरूरत व राष्ट्रीय कर्तव्य है। बात करते हैं पंजाब की अकाली दल सुधार आंदोलन के नेताओं की सेवा पूरी होने के बाद उन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब पर माथा टेका। 2 दिसंबर को श्री अकाल तख्त साहिब में आयोजित पंज सिंह साहिबों की बैठक के बाद श्री अकाल तख्त साहिब के नेताओं ने अकाली दल के नेताओं और अकाली दल सुधार आंदोलन के नेताओं को धार्मिक दंड की सजा सुनाई थी। बीबी जागीर कौर और अन्य नेता अपनी 5 दिन की सजा पूरी करने के बाद सोमवार को श्री अकाल तख्त साहिब पर नतमस्तक होने के लिए दरबार साहिब पहुंचे। उन्होंने 1100 कड़ा प्रसाद चढ़ाया और अरदास की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज उन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार द्वारा आदेशित सेवा पूरी कर ली है और उनके आदेश के तहत उन्होंने दरबार साहिब में कड़ा प्रसाद चढ़ाया है। आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब के आदेशानुसार उन्होंने अकाली दल सुधार आंदोलन को भंग करके अकाली दल को मजबूत करने पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और अगर अकाली दल की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तो इसका जवाब अकाली दल के नेता ही दे सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने अकाली दल सुधार आंदोलन को पंजीकृत नहीं किया था, केवल अकाली दल में सुधार के लिए आंदोलन तैयार किया गया था और अब लगभग अकाली दल में सुधार हो रहा है और अधिक से अधिक अकाली दल की मजबूती के लिए काम किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।